See, in this numerical, it's given a uniform meter rule. Now it is a meter rule, so remember meter rule is of 100 centimeter. So we can draw a rough sketch for a meter rule. So whenever you will draw the diagram for a meter rule, you will mark one end at 0, the other end as 100 and the midpoint as 50. मीटर रूल है तो 100 सेंटीमीटर की होगी, एक एंड 0, एक एंड 100, मिड पॉइंट 50. Now this meter rule balances horizontally on a knife edge placed at 38 centimeter mark. अब जो नाइफ एज है जिस पे ये रूल बैलेंस कर रही है, इट इज़ केप्ट एट द 38 सेंटीमीटर मार्क. तो जो 38 सेंटीमीटर मार्क होगा वो 50 के लेफ़्ट की तरफ होगा. 38 सेंटीमीटर मार्क पे एक नाइफ एज है, या ये आप बोल सकते हो कि एक फलक्रम है. ये देखिए इस पे रूल बैलेंस कर रही है. अच्छा, अगर ये बैलेंस कर रही है तो ये बैलेंस कर रही होगी अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस. दो फोर्सेस ही इसको बैलेंस कर रहे होंगे. अब सबसे पहले ये ध्यान रखना कि अगर मीटर रूल को बैलेंस उसके सेंटर पे ना किया जाए तो आप हमेशा ध्यान रखना कि मीटर रूल का जो वेट होता है वो उसके सेंटर पे एक्ट करेगा, मतलब 50 सेंटीमीटर मार्क पे. तो 50 सेंटीमीटर मार्क पे यहाँ पे इस स्केल का वेट हो जाएगा. ठीक है, ओके. एक फोर्स तो ये हो गई जो कि स्केल का वेट है, वेट ऑफ द स्केल, ये एक फोर्स हो गई. अच्छा, दूसरा देखिएगा, इसको बैलेंस किया जा रहा था, एक वेट दे रखा है 24 GF का सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड. अब देखिए स्केल के दो एंड हैं, एक एंड ये है और एक एंड ये है. अब इन दोनों में से किसी एक एंड पे वेट ऑफ 24 GF रखा है. अब आप ये देखो कि वो जो वेट है 24 GF का, उसको मैं लेफ़्ट पे रखूँगा या राइट पे? उसको मैं रखूँगा लेफ़्ट पे. देखो लेफ़्ट पे क्यों रखूँगा, मुझे एक एंड पे रखना, तो मेरे पास यही दो एंड हैं, या तो लेफ़्ट वाला या तो राइट. अब मैं रखूँगा उसको लेफ़्ट की तरफ. अब आप देखो कि उसको लेफ़्ट की तरफ क्यों रखा जा रहा है. ये एक फोर्स हो गया, इसको नाम दे दिया F1, और ये फोर्स कितने की है, 24 GF की है. ये जो वेट है ये भी एक फोर्स है, इसको नाम दे दिया हमने F2. भाई देखिए, जब भी मीटर स्केल को बैलेंस होना है तो एटलीस्ट कम से कम दो फोर्सेस तो होंगी जो उसको बैलेंस करेंगी. तो यहाँ पे एक फोर्स तो आपको दी गई थी, दूसरा उसका वेट हो गया. जो वेट होता है किसी भी स्ट्रेट रॉड का, वो उसके सेंटर पे एक्ट करता है. तो ये मीटर रूल है, तो इसका जो सेंटर होगा वो होगा 50 पे, तो 50 पे इसका वेट हो गया. और जो दूसरी फोर्स है 24 GF की, उसको कहा गया वन एंड. अब मेरे पास दो एंड है, तो मैं इस एंड पे लगाऊंगा. क्यों लगाऊंगा इस एंड पे? ताकि इस फलक्रम के अबाउट ये वाली फोर्स देखिए प्रोड्यूस करेगी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और ये वाली प्रोड्यूस करेगी क्लॉकवाइज मोमेंट. तभी तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. अगर मैं इसको इस तरफ लगा देता तो देखिए जो वेट था वो प्रोड्यूस कर रहा था क्लॉकवाइज मोमेंट, और ये वाली फोर्स मैं इधर लगा देता तो वो भी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करता. तो क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज एक दूसरे को तो कैंसिल करते नहीं, बैलेंस ना करते, इसलिए इसको इधर लगाना पड़ा. अच्छा, अब हमारे पास दोनों फोर्सेस में से एक फोर्स 24 GF की है और दूसरी F2, ये हमें कैलकुलेट करनी है. अब हमारा सबसे पहला काम होगा कि दोनों फोर्सेस का डिस्टेंस पता करें फ्रॉम द फलक्रम. देखिए फलक्रम है 38 पे, ये वाली जो फोर्स है ये है 0 पे, तो 38 में से 0 माइनस करिए तो इस वाली फोर्स का डिस्टेंस आ जाएगा फ्रॉम द फलक्रम. ठीक है, अब मुझे इस वाली फोर्स का पता करना है. आपको किसी भी फोर्स का डिस्टेंस पता करना हो तो जहाँ पे फोर्स हो, जिस मार्किंग पे और जिस मार्किंग पे फलक्रम हो, इनको माइनस कर लीजिए. अगर आपको सेकंड वाली फोर्स का डिस्टेंस पता करना है तो सेकंड फोर्स है 50 पे और फलक्रम है 38 पे, माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 12 सेंटीमीटर. अच्छा, अब चूँकि क्वेश्चन में कहा गया था फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द डायग्राम, थी तो डायग्राम हो गया अरेंजमेंट का.
अब पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द वेट ऑफ द रूल। अब चूंकि ये जो रूल है ये बैलेंस कर रही है हॉरिजॉन्टली, इसका मतलब ये जो स्केल है ये इक्विलिब्रियम में है, तो हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखें, इन इक्विलिब्रियम सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट is equal to sum of clockwise movement। ठीक है, अच्छा, ये जो मोमेंट होता है इसका जो फॉर्मूला होता है मोमेंट का वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब हम ये देखें कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कौन सी फोर्स प्रोड्यूस कर रही है। तो अगर आप डायग्राम में देखो तो ये जो F1 है, ये देखिए अगर ये फलक्रम है तो ये इसके चारों ओर इसको ऐसे रोटेट करेगा, तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, F1, तो वो कैसे निकलेगा, F1 इंटू D1। अब क्लॉकवाइज मोमेंट देखें कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ आप देखिए तो क्लॉकवाइज मोमेंट ये F2 प्रोड्यूस कर रहा है। देखिए F2 फलक्रम के चारों ओर इसको ऐसे रोटेट कराएगा, तो ये प्रोड्यूस कर रहा है क्लॉकवाइज मोमेंट। तो क्लॉकवाइज मोमेंट कैसे निकलेगा, F2 इंटू D2। अब इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर लीजिए, F1 है 24 GF, D1 हमारे पास आया है 38, F2 हमें कैलकुलेट करना है, इंटू D2 आया है 12, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 38 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अपॉन 12 इज इक्वल टू F2। 12 से ये रिड्यूस हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपके 76। तो 76 क्या आ गया पास, F2 यानी कि फोर्स। तो देखिए फर्स्ट फोर्स की यूनिट थी GF, तो सेकंड फोर्स की भी यूनिट होगी GF। अच्छा, सेकंड फोर्स किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वेट ऑफ द रूल को, तो यही हो गया आपके पास वेट ऑफ द रूल। अब इस चीज़ का ध्यान रखना, आप इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स करोगे उसमें मेन ध्यान ये रखना कि अगर आपके पास कोई भी रॉड या कोई भी स्केल सेंटर पे पाइवट की जाए तो जो वेट होता है स्केल का या रूल का वो हम शो नहीं करते हैं, तो उसका काम ख़त्म हो जाता है न्यूमेरिकल में। लेकिन अगर स्केल या कोई भी रॉड सेंटर पे पाइवट नहीं होगी तो सेंटर पे आपको उसका वेट ऑफ द स्केल दिखाना पड़ेगा। जैसे इसी क्वेश्चन में था, जो स्केल थी वो पाइवट हुई थी 38 पे, जबकि उसका सेंटर था 50, तो हमें क्या करना पड़ा, सेंटर पे उसका वेट दिखाना पड़ा। भाई अगर हमको स्केल को बैलेंस करना है तो ऑल टुगेदर कम से कम 2 फोर्सेस तो होनी चाहिए, एक जो क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करे और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तभी तो वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो एक फोर्स तो उन्होंने दे रखी थी तुमको, तो सेकंड फोर्स आपको ध्यान में रखनी है कि उसका वेट होगा जो सेंटर पे एक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जब सेकंड न्यूमेरिकल देखिएगा, सेकंड न्यूमेरिकल में आपको अगर यहाँ पे पढ़ के देखिए तो इसमें दिया हुआ है अ यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल। अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था तो उसमें मीटर रूल था, तो मीटर रूल होता है टोटल 100 सेंटीमीटर का। नाउ दिस इज़ हाफ मीटर रूल, तो जो हाफ मीटर रूल होता है वो टोटल होता है 50 सेंटीमीटर का। तो जब हम हाफ मीटर रूल दिखाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, एक एंड आपका 0 होगा, ये हाफ मीटर रूल है तो इसका दूसरा एंड 50 पे होगा, ठीक है, और इसका मिड पॉइंट होगा 25 पे। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये हाफ मीटर रूल है। तो हाफ मीटर रूल होती है 50 सेंटीमीटर की, तो एक एंड 0 पे, दूसरा एंड 50 पे और मिड होगा 25 सेंटीमीटर पे। अब देखिए हाफ मीटर रूल का वेट दिया है 70 GF, इज़ पाइवटेड एट इट्स 0 मार्क। तो ये जो हाफ मीटर रूल है इसको 0 मार्क पे पाइवट किया गया है, ये देखिए 0 मार्क पे पाइवट कर रहे हैं, यानी कि इस स्केल को आप इसके सेंटर पे पाइवट नहीं कर रहे हो। तो हमने क्या बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि अगर कोई स्केल सेंटर पे पाइवट नहीं की जाएगी
तो आपको सेंटर पे उसका वेट शो करना होगा। तो सेंटर पे उसका वेट एक्ट करेगा और स्केल का वेट है 70। तो ध्यान रखना कि किसी भी स्केल का वेट अगर आपको शो करना होगा तो हमेशा सेंटर पे। तो ये एक फोर्स हो गई और ये जो फोर्स है ये रिप्रेजेंट कर रही है वेट, जो कि हमें कितना दिया गया है 70 GF। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो वेट होगा वो सेंटर पे शो करना होता है। ओके, ये तो उसका फलक्रम हो गया। अब कह रहा है हाउ कैन इट बी मेड हॉरिजॉन्टल बाय अप्लाइंग द लीस्ट फोर्स। अब देखिए किसी भी स्केल को बैलेंस करने के लिए हमें कम से कम दो फोर्सेस की ज़रूरत होती है। एक फोर्स तो ये हो गई जो कि उसका वेट है। तो ध्यान से देखो, जो वेट है वो प्रोड्यूस कर रहा है क्लॉकवाइज मोमेंट। तो अब मुझे जो दूसरी फोर्स चाहिए होगी वो ऐसी फोर्स चाहिए होगी जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करे। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमारे सामने आ रही है वो ये आ रही है कि हाउ कैन इट बी मेड हॉरिजॉन्टल बाय अप्लाइंग द लीस्ट फोर्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, जब हमें लीस्ट फोर्स लगानी होती है तो लीस्ट फोर्स लगाने के लिए हमें जो डिस्टेंस है फोर्स का वो फलक्रम से मैक्सिमम रखना होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। टू अप्लाई द लीस्ट फोर्स, डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द फलक्रम शुड बी मैक्सिमम। देखिए फलक्रम है 0 पे और मुझको लगानी है लीस्ट फोर्स। तो लीस्ट फोर्स लगाने के लिए मैं डिस्टेंस रखूँगा मैक्सिमम, और मैक्सिमम डिस्टेंस तभी हो पाएगा अगर मैं फोर्स इस एंड पे लगाऊँगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि फोर्स लगेगी 50 सेंटीमीटर मार्क पे। होप ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा कि हमें फोर्स लगानी थी लीस्ट, और लीस्ट फोर्स तभी होती है जब डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द फलक्रम मैक्सिमम हो। तो ये रहा फलक्रम, और यहाँ से अगर मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए तो मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी 50 पे। तो फोर्स एक्ट करेगी 50 पे, ठीक। अच्छा, अब फोर्स का डायरेक्शन भी देखो समझना पड़ेगा किधर होगा। अब देखिए अगर मैं फोर्स का डायरेक्शन नीचे करता हूँ तो देखिए जो नीचे करूँगा तो वो वाली फोर्स प्रोड्यूस करेगी क्लॉकवाइज मोमेंट, और ये वाली फोर्स पहले ही क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है। तो स्केल तो बैलेंस हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि एक क्लॉकवाइज मोमेंट होना चाहिए, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब जो लीस्ट फोर्स लगानी है, पहली बात तो वो 50 पे लगानी है, और उसका डायरेक्शन मुझे ऊपर की तरफ करना पड़ेगा, ऐसे F2। यही मुझे कैलकुलेट करना है। जब मैं इसका फोर्स का डायरेक्शन ऊपर करूँगा तभी आप ध्यान से देखिए कि ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, और तब वो इस वाली फोर्स का जो क्लॉकवाइज मोमेंट है उसको बैलेंस करेगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना पड़ता है, दोनों फोर्सेस का डिस्टेंस। अब डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट फोर्स, किसी भी फोर्स का अगर डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस फ्रॉम द फलक्रम निकालते हैं। तो फोर्स जहाँ पे है, फोर्स है 25 पे, फलक्रम है 0 पे, माइनस कर दीजिए। तो ये आपके पास डिस्टेंस आ गया। सेकंड वाली फोर्स का डिस्टेंस निकालना है D2। अब देखिए फोर्स कहाँ पे है, फोर्स है 50 पे, फलक्रम है 0 पे, माइनस कर दीजिए। ये उसका डिस्टेंस आ गया, ठीक। अब स्केल जो है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में ना, बैलेंस्ड है, हॉरिजॉन्टल है। तो हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखें। जब भी स्केल बैलेंस्ड होगी यानी कि इक्विलिब्रियम में होगी तो यहाँ पे आप यूज़ करते हो हमेशा जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के हिसाब से क्या होता है, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। तो इक्विलिब्रियम में आप हमेशा लगा दोगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। क्या होगा, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट is equal to sum of clockwise moment।
ठीक है। चलिए अब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ये देखते हैं कौन सी फोर्स प्रोड्यूस कर रही है। तो अगर आप इस डायग्राम को करो रीड, तो ये जो F2 है, ये देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, तो ये हो जाएगा F2d2। अच्छा, क्लॉकवाइज मोमेंट कौन प्रोड्यूस करेगा? ये जो F1 है ये क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा फलक्रम के चारों तरफ, तो ये हो जाएगा F1d1। वैल्यू पुट कर दी जाए। F2 तो हमें कैलकुलेट करना है, F2 का डिस्टेंस है 50, F1 70 और उसका डिस्टेंस है 25। तो F2 निकालने के लिए 70 × 25/50, इसको रिड्यूस करेंगे तो आ जाएगा 35, और यूनिट वही आएगी जो फर्स्ट फोर्स की यूनिट है 70 GF, तो इसकी आ जाएगी 35 GF। क्लियर होगा आपको? ओके, थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल में क्या कहा जा रहा है? अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल। तो इसमें भी अगर आप देखिए तो हमारे पास एक मीटर स्केल है। तो मीटर स्केल के लिए रफ स्केच में हम हमेशा क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन जिसका एक एंड 0 पे होगा, दूसरा एंड 100 पे होगा और मिड पॉइंट 50 पे होगा। ठीक, चलिए, इज बैलेंस्ड ऑन द शार्प एज एट इट्स सेंटर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्केल को बैलेंस किया जा रहा है सेंटर पे। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर हम किसी स्केल को उसके सेंटर पे बैलेंस करेंगे तो जो वेट है वो हम नहीं शो करेंगे। अगर आप ध्यान से देखो, अभी हमने जो दो पिछले न्यूमेरिकल्स किए हैं उन दोनों न्यूमेरिकल्स को एक बार फिर से देखो। फलक्रम सेंटर पे नहीं था तो सेंटर पे दिखाया वेट। नेक्स्ट वाले पे देखिएगा, फलक्रम देखिए सेंटर है 25, फलक्रम सेंटर पे नहीं था तो सेंटर पे क्या दिखाया हमने, वेट। अब ये जो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं इसमें फलक्रम सेंटर पे ही है। अब अगर फलक्रम सेंटर पे है तो जो वेट ऑफ द स्केल है वो यहाँ पे बैलेंस्ड हो चुका है, वो हमें नहीं शो करना। अगर दिया भी होगा तो हम उसको शो नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक मास है 2 kg, इसमें F हटा दीजिए, मास है 2 kg का, इज सस्पेंडेड एट 0.3 मीटर मार्क। एक काम करते हैं, ये जो मास दिया गया है 0.02 kg का, इसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। और इसको कहाँ पे सस्पेंड किया जा रहा है, 0.3 मीटर मार्क, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो इसलिए कर रहे हैं हम लोग कि ये डेसिमल का फिर चक्कर ख़त्म हो जाएगा। चलिए, जो पहली बॉडी है उसका मास m1, यहाँ पे देखिए आप m1 कितना है आपके पास, m1 दिया हुआ है 0.02 kg। ठीक है, तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ग्राम में कन्वर्ट कर दे रहे हैं ताकि ये डेसिमल का चक्कर ही ख़त्म हो जाएगा हमारा। तो ये आ गया 20 ग्राम, ये देखिए। ठीक है, ये मास है 20 ग्राम का। अच्छा, अगर ये मास 20 ग्राम का है तो ये फोर्स कितनी प्रोड्यूस करेगा, तो जो ये फोर्स प्रोड्यूस करेगा F1 वो हो जाएगा 20 GF। ये देखिए, वो कितना समझ में आया होगा। मास दे रखा था केजी में पर वो डेसिमल में था, तो हमने उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके ग्राम में बदल दिया। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये डेसिमल वाली चीज़ें हट जाएं हमारे सामने से। तो मास है 20 ग्राम्स का, तो 20 ग्राम का मास अगर सस्पेंड किया जाएगा तो वो कितनी फोर्स प्रोड्यूस करेगा, 20 GF की। अब देखो, इसको सस्पेंशन कहाँ पे है, 0.3 सेंटीमीटर मार्क। तो देखिए 0.3 मीटर, तो ये जो सस्पेंशन मार्क है ये 0.3 मीटर है, तो इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं इसको भी, ताकि डेसिमल हट जाए। तो ये हो गया 30 सेंटीमीटर मार्क। अब यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ये जो फर्स्ट फोर्स है ये 20 GF की है और इसका जो सस्पेंशन मार्क है वो है 30 सेंटीमीटर। तो देखिए, मीटर स्केल में जो 30 सेंटीमीटर होगा वो 50 के लेफ़्ट की तरफ लाई करेगा।
तो हम 50 के लेफ़्ट की तरफ ये 30 सेंटीमीटर का मार्क ले रहे हैं और यहाँ पे फोर्स कितनी प्रोड्यूस हो जा रही है, क्योंकि इस मास को यहाँ सस्पेंड करोगे तो ये फोर्स प्रोड्यूस करेगा F1 20 GF। ठीक। अच्छा, अब देखिए क्या कह रहा है, वेयर शुड अनदर वेट। अब ये वेट दे रखा है 0.5 kgf का, ये भी डेसिमल में है, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो सीधे सीधे तुमको वेट दिया, ये मास तो दिया नहीं है, सीधे सीधे उन्होंने आपको वेट दे रखा है, यानी कि फोर्स दे रखी है। तो ये जो सेकंड वाली फोर्स आपको दी गई है ये है 0.05 kgf। तो मैं इसका kg वाला पोर्शन 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो आ जाएगा 50 GF। तो इसको भी मैंने GF में कन्वर्ट कर दिया ताकि कोई डेसिमल का चक्कर ना फंसे हमारे पास। तो जो सेकंड वाली फोर्स है 0.05 kgf, उसको हमने GF में बदल दिया, वही 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको हम लोगों ने GF में कन्वर्ट कर दिया। अब ये कह रहा है कि सेकंड वाली फोर्स कहाँ लगाएं। अब आप ध्यान से देखो, जो सेकंड वाली फोर्स है वो मुझे राइट की तरफ लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है फर्स्ट ये लेफ़्ट की तरफ है, तो ये प्रोड्यूस कर रही है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो ये जो दूसरी फोर्स है उसको मैं राइट की तरफ लगाऊंगा इधर, तो वो प्रोड्यूस करेगी क्लॉकवाइज मोमेंट। पर कहाँ पे लगेगी ये हमें नहीं मालूम है। अब इसको हमने कहीं पे भी सपोज कर लिया, F2 50 GF। अच्छा, अगर मैं फोर्स 1 का डिस्टेंस देखूं तो फलक्रम 50 पे है, फोर्स 30 पे है, इनको आपस में माइनस करो तो इसका डिस्टेंस निकल आया 50 - 30 20 सेंटीमीटर। अच्छा, जो सेकंड वाली फोर्स है इसका तो पता नहीं कि ये कहाँ पे है, तो एक काम करते हैं कि जो इसका डिस्टेंस है फ्रॉम द फलक्रम इसको x मान लो, तो d2 हो गया x। अच्छा, इन दोनों फोर्सेस के एक्शन में ये जो स्केल है ये बैलेंस्ड हो गई है, मतलब इक्विलिब्रियम में हो गई है। अब ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो आप इक्विलिब्रियम में प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगा देंगे यहाँ पे। अब आप लगा दीजिए यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, उसके अकॉर्डिंग सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट is equal to sum of clockwise moment। ठीक, तो अब देखें एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये जो F1 है ये प्रोड्यूस कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो ये हो जाएगा F1 D1। क्लॉकवाइज मोमेंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये जो F2 है ये प्रोड्यूस कर रहा है क्लॉकवाइज मोमेंट। और वैल्यू पुट करें, F1 है हमारे पास 20 GF, उसका डिस्टेंस है 20, F2 50 GF है, उसका डिस्टेंस हमने x सपोज कर रखा है। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें ये आपका x आ जाएगा 45 से इसको रिड्यूस करिए 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ समझिएगा, दो तरीके से आंसर दे सकते हो। 50 के आगे 8 सेंटीमीटर जोड़ दो तो आप बोल सकते हो कि ये जो सेकंड फोर्स है इसका सस्पेंशन होगा एट द मार्किंग ऑफ 58 सेंटीमीटर। देखिए ये x8 आया ना, तो मतलब 50 से 8 सेंटीमीटर और आगे चले जाओगे तो मार्किंग आ जाएगी 58। तो आप ये बोल सकते हो कि वेट ऑफ 0.05 kgf। अब हम उसको kg में लिखेंगे, उन्होंने kg में दिया था, वो तो हमने कैलकुलेशन के लिए कर लिया था उसको। इज टू बी सस्पेंडेड एट द मार्किंग ऑफ 58 सेंटीमीटर। देखिए
क्योंकि 50 पे तो फलक्रम है और उससे x ये 8 सेंटीमीटर, तो 58 हो गया। क्लियर है ना? तो इसमें ध्यान रखिएगा कि हमने क्या किया, बेसिकली जो चीज़ें हमें डेसिमल में मिल रही थी, तो डेसिमल को अवॉइड करने के लिए हमने उनको डेसिमल हटा दिया। तो ये जो kgf था, kg था, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके gf में कन्वर्ट कर लिया, और ये जो मार्किंग पॉइंट डेसिमल में मीटर में थी, इनको हमने 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। तो हमारे पास देखिए यूज़ करने के लिए कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं थी, तो कैलकुलेशन हमारा इजी रहा थोड़ा। अच्छा, अब न्यूमेरिकल नंबर 4 देखिए। न्यूमेरिकल नंबर 4 में देखिए क्या दे रखा है। न्यूमेरिकल नंबर 4 में आपसे कहा गया है, ये एक डायग्राम ऑलरेडी देखिए यहाँ पे बना हुआ है, और अगर आप इस डायग्राम में देखिए तो उन्होंने 2 फोर्सेस आपको शो कर रखी हैं। नेमिंग की नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों फोर्सेस की नेमिंग कर देते हैं एज F1 एंड F2। ये देखिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखिए तो इस डायग्राम में दोनों फोर्सेस के डिस्टेंस फ्रॉम द फलक्रम दे रखे हैं। इसका मतलब ये जो फर्स्ट वाली फोर्स का डिस्टेंस दिया है 40, ये आपका D1 हो गया, D1 हो गया 40। अच्छा, ये जो सेकंड फोर्स है इसका डिस्टेंस देखिए सेंटर से दिया है 20, तो D2 आपके पास हो गया 20। अब देखिए क्वेश्चन में करना क्या है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखिएगा, द डायग्राम शोज़ अ यूनिफॉर्म मीटर रूल वेइंग 100 kgf। आपको ये ध्यान से देखिए तो स्केल का वेट दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में ये कह दिया गया है कि स्केल इज़ पाइवटेड एट इट्स मिड पॉइंट। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा था पिछले क्वेश्चंस में, कि अगर कोई स्केल अपने मिड पॉइंट पे पाइवट हो जाती है तो हम उसका वेट को डायग्राम में नहीं शो करेंगे, उसका कोई रोल नहीं है। ये दिया ज़रूर है इन्होंने 100 इसका वेट, लेकिन इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि स्केल को पाइवट कर दिया गया है मिड पॉइंट पे। हाँ, अगर स्केल मिड पॉइंट पे नहीं पाइवट होगी तब आपको मिड पॉइंट पे उसका वेट शो करना पड़ता है एज वन ऑफ द फोर्स। सबसे पहले क्या पूछ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब हम ये पहचानें कि इन दोनों फोर्सेस में से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर आप पहचानो यहाँ पे, तो ये जो F1 है ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो हमने देखा डायग्राम में F1 प्रोड्यूस कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा F1 D1, और F1 कितना है यहाँ पे 150 GF इंटू D1 कितना है 40, तो ये हो जाएगा 6000 GF सेंटीमीटर। फोर्स GF में, डिस्टेंस सेंटीमीटर में, तो इसकी यूनिट बन जाएगी GF सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, आपको कैलकुलेट करना है टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट। अब हमें चाहिए टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट। अब आप डायग्राम में देखो कि क्लॉकवाइज मोमेंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये जो F2 है ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, F2 D2। तो F2 आपके पास कितना है 250, और जो उसका डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 20, सो 5000 GF सेंटीमीटर। ये देखिए। थर्ड पार्ट में आपसे कह रहा है कैलकुलेट द रिजल्टेंट मोमेंट। अब रिजल्टेंट मोमेंट कैसे निकालते हैं समझिएगा। जैसे हमने ये 2 मोमेंट कैलकुलेट किए हैं, दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट हैं, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर मोमेंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होंगे, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन के होंगे, तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए आप इनको माइनस कर दोगे। हाँ, अगर दोनों मोमेंट सेम डायरेक्शन के होते, मतलब दोनों क्लॉकवाइज होते या तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज होते, तो हम ऐड कर देते। लेकिन अगर एक क्लॉकवाइज है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है तो आपको माइनस करना होगा। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज वाला बड़ा है, क्लॉकवाइज वाला छोटा है, तो अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट हमेशा माइनस करके निकाला जाएगा अगर दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस कर दीजिए।
अच्छा, रिजल्टेंट में डायरेक्शन हमेशा उसका लगेगा जो बड़ा होगा। तो बड़ा कौन था? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो डायरेक्शन लगेगा इसका एंटी क्लॉकवाइज, जो बड़ा होगा उसका डायरेक्शन। ठीक है। अब ये कह रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम पी वेयर 100 GF वेट। अब आपको तीसरी फोर्स दी जा रही है, ये तीसरी फोर्स है, और ये कह रहा है कि इस तीसरी फोर्स को हम कहाँ पे लगाएं ताकि ये जो मीटर रूल है ये बैलेंस्ड हो जाए। अब वापस डायग्राम में आइए, देखिए डायग्राम में दो फोर्सेस तो ऑलरेडी लग रही हैं, लेकिन हमने जब यहाँ रिजल्टेंट निकाल के देखा तो ये हमने पाया कि इन दो फोर्सेस के अंडर में ये रूल बैलेंस्ड नहीं है। अगर बैलेंस्ड होती तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट दोनों बराबर आते, तो ये रूल बैलेंस्ड नहीं है। अब इसको बैलेंस करने के लिए आपको एक तीसरी फोर्स दी जा रही है, और अब आपसे पूछा जा रहा है कि वो तीसरी फोर्स किधर लगेगी। अच्छा, ध्यान से देखो, ये जो लेफ़्ट वाली फोर्स है ये प्रोड्यूस कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बड़ा है। इसका मतलब जो हम तीसरी फोर्स लगाएंगे वो लगाएंगे इस तरीके से ताकि वो क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करे। देखिए लेफ़्ट साइड की जो फोर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट तो बड़ा है यहाँ पे। राइट वाली फोर्स प्रोड्यूस कर रही है क्लॉकवाइज मोमेंट, और क्लॉकवाइज वाला छोटा है। इसका मतलब मुझे क्लॉकवाइज मोमेंट बढ़ाना होगा। तो अब क्लॉकवाइज मोमेंट मुझे अगर बढ़ाना है तो इसका मतलब जो थर्ड फोर्स है वो मुझे राइट की तरफ लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है पर क्लॉकवाइज मोमेंट छोटा है, तो मैं एक और फोर्स लगा दूँ इसी की तरफ। तो वो जो देखिए थर्ड फोर्स है वो आपको कितने की दी गई है? 100 GF की। ये तो कंफर्म हो गया कि जो थर्ड फोर्स है वो लगेगी राइट की तरफ। कहाँ लगेगी ये मालूम नहीं, तो सपोज़ करो यहाँ पे लग गई, ये थर्ड फोर्स हो गई F3। ये है आपके पास 100 GF की, लेकिन जो इसका डिस्टेंस है D3, डिस्टेंस हमेशा कहाँ से नापा जाता है? फलक्रम से। तो फलक्रम से जो इसका डिस्टेंस है वो हमें नहीं पता है, लेट इट बी x। ये D3 हो गया x। अब तीन फोर्सेस के अंडर में रूल बैलेंस्ड है, तो यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगा दें यहाँ पे। तो इन इक्विलिब्रियम देखिए, जब भी आपको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वेट करना होगा तो ये ऊपर कंडीशन ज़रूर लिखनी पड़ती है कि इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि जब तक स्केल को आप इक्विलिब्रियम में नहीं मेंशन करोगे तब तक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को क्लॉकवाइज से आप इक्वेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप लिखेंगे सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। अच्छा, ध्यान से देखो, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए सिर्फ फोर्स F1 है, और क्लॉकवाइज के लिए ये दो फोर्सेस हैं। तो मेरा क्वेश्चन ऐसे बनेगा, देखिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट तो ये एक अकेली फोर्स है, और क्लॉकवाइज में अगर आप डायग्राम में देखिए तो ये दोनों फोर्सेस क्लॉकवाइज वाली हैं। तो एक आएगा आपके पास F2 D2 प्लस F3 D3। अच्छा, F1 D1 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 6000, तो इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दो। F2 D2 ये भी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो इसको भी डायरेक्ट लिख दो। F3 आपको दिया गया है 100, और जो उसका डिस्टेंस है D3 वो आपने x मान रखा है। कैलकुलेट करिए, 5000 इधर आके माइनस होगा तो बचेगा 1000। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1000/100, 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो ये थर्ड वाली फोर्स है ये F3, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द फलक्रम है 10 सेंटीमीटर ऑन द राइट साइड।
तो अगर आपसे थर्ड वाली फोर्स की पोजीशन पूछी जा रही है तो इसका डिस्टेंस आया है 10 सेंटीमीटर, लेकिन आपको मेंशन करना पड़ेगा कि 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फल्क्रम ऑन द राइट साइड, क्योंकि लगाने को तो आप लेफ़्ट साइड भी लगा सकते हो, लगाया आपने राइट साइड है, तो क्या मेंशन करोगे? ये जो थर्ड फोर्स है टू बी अप्लाइड at a distance of 10 centimeter from fulcrum on the right side. ये आपका आंसर रहेगा। समझ में आया? ओके, अब आप इस फिफ्थ न्यूमेरिकल में देखिएगा, इसमें बताया गया है एन आयरन डोर इज़ 5 मीटर ब्रॉड। तो देखिए एक आयरन डोर ले लिया जिसकी विड्थ है 5 मीटर, ये आयरन डोर के हिंजेस हो गए, ठीक है। हिंजेस का मतलब हो गया यहाँ पे होगा इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट ये रोटेट करेगा। इट कैन बी ओपनड by applying a force of 200 न्यूटन at the middle of the door। देखिए डोर के मिड पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो 200 न्यूटन की टू ओपन द डोर। तो जो फोर्स है वो अप्लाई की जा रही है मिड पे, यानी कि जो फोर्स का डिस्टेंस है, ये डोर है 5 मीटर का, उसके मिड पे अप्लाई कर रहे हो, तो ये जो डिस्टेंस है फोर्स का ये है 2.5 मीटर। अब आपको फोर्स पता है और आपको उसका डिस्टेंस पता है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इस डोर को ओपन करने के लिए कितना मोमेंटम रिक्वायर्ड होगा। सो द मोमेंटम रिक्वायर्ड टू ओपन द डोर, वो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सॉरी, मोमेंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू ओपन द डोर। तो मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे निकालते हैं? जितना फोर्स लगाया और जितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लगाया, तो सॉरी यहाँ पे डी, एफ इंटू डी। तो हमने फोर्स लगाई है 200 न्यूटन की और डिस्टेंस है 2.5 का, तो जो मोमेंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड है इसको हम तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 500, ठीक है। तो फोर्स किस में थी? न्यूटन में। डिस्टेंस किस में था? मीटर में। तो 500 न्यूटन मीटर। ये तो आ गया मोमेंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू ओपन द डोर। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द लीस्ट फोर्स विच कैन ओपन द डोर। अब यही चीज़ हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी करी थी, याद करो, लीस्ट फोर्स। अब हमने एक चीज़ बताया था कि अगर आपको लीस्ट फोर्स लगानी है तो फोर्स का जो डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम रखना होगा। तो देखिए ये डोर की चौड़ाई है 5 मीटर, तो मैक्सिमम डिस्टेंस ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए फोर्स कहाँ पे लगेगी? एकदम एच पे लगेगी। और इस फोर्स के लिए डिस्टेंस हो जाएगा ये डी, 5 मीटर, ठीक है। लीस्ट फोर्स, तो डिस्टेंस को मैक्सिमम करना है, तो यानी कि फोर्स लगेगी एकदम एच पे। तो फोर्स अगर एच पे लगेगी तो डिस्टेंस हमें लेना होगा 5 मीटर। अब चूँकि हम डोर को फिर से ओपन कर रहे हैं, तो डोर को ओपन करने के लिए फिर से हमको निकालना पड़ेगा मोमेंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड, मोमेंट ऑफ फोर्स एफ इंटू डी। अच्छा देखिए डोर तो वही है, सेम डोर ओपन हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड तो सेम रहेगी, वो तो चेंज नहीं होगी, 500।
हाँ, फोर्स हमें लीस्ट निकालनी है, फोर्स कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस हमने मैक्सिमम कर दिया है 5, तो यहाँ से आप फोर्स निकाल लेंगे। तो जो फोर्स रिक्वायर्ड होगी वो होगी सिर्फ 100 न्यूटन। तो ध्यान रखिएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स में जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाते हो तो फोर्स कम लगती है। इसीलिए क्वेश्चन में कहा गया था कि लीस्ट फोर्स, तो लीस्ट फोर्स का मतलब हो गया कि हमें डिस्टेंस मैक्सिमम करना होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स थे इस चैप्टर पे। फर्स्ट वाला जो चैप्टर था आपका फोर्स, जस्ट गो थ्रू देम।